सुरेश साइकिल पंचर बनाने का काम किया करता था और उसी से अपना और अपनी दो बहनें काजल और प्रिया की देखभाल भी करता था। माता पिता के जाने के बाद सुरेश ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली थी और साइकिल पंचर बना बनाकर वो अपनी दोनों बहनों को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा करता था। ऐसे ही एक दिन सुरेश काम करके अपने घर पर आता है, तभी वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है। अरे, शाम के 4 बज गए, लेकिन अभी तक दोनों बहनें नहीं आई। ये काम करता हूँ, मैं खुद उन दोनों को लेने के लिए कॉलेज जाता हूँ। सुरेश अपनी दोनों बहनों को लेने के लिए कॉलेज चला जाता है। तभी सुरेश की दोनों बहनें अपनी एक सहेली जिसका नाम आरती था उसके साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें सुरेश मिल जाता है। सुरेश अपनी दोनों बहनों से कहता है, चलो, अच्छा है कि तुम दोनों मुझे कॉलेज के बाहर ही मिल गए। मैं तुम दोनों को ही लेने आ रहा था। अरे, पर आपको आने की क्या जरूरत थी? हम दोनों आ जाते हैं ना। अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना है कि हम कॉलेज से घर वापस नहीं आ सकते। अरे नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे तुम दोनों की चिंता होने लगती है। बाकी अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो चलो साथ में घर चलते हैं। दोनों बहनें अपने भाई के साथ घर आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर खाना बनाने लगती हैं कि तभी सुरेश के फ़ोन पर उसकी एक बुआ का फ़ोन आता है। अरे सुरेश, और क्या हाल चाल है तुम सबके? नमस्ते बुआ जी। हम लोग तो ठीक हैं, आप बताइए कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि अब काजल भी बड़ी हो चुकी है और मेरी बात मानो तो अपनी बहन की शादी करा दो। अरे बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, 2 लड़के हैं उनके। उन्हें बस लड़कियां समझदार चाहिए और मुझे लगता है कि तेरी दोनों बहनें बहुत समझदार हैं और दिखने में सुंदर भी तो हैं। कहे तो मैं बात करूं? अरे बुआ, तुम तो जानती ही हो कि मैं साइकिल का पंचर लगा लगा कर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। और अगर मैं एक अमीर घर में अपनी बहनों की शादी करूँगा तो मुझे उसी हिसाब से शादी की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है। अरे बेटा, तू उसकी चिंता क्यों करता है? तुझे पता है, एक बार अगर तू लोगों से मिलेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। अरे माना कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ संस्कारी और समझदार बहू चाहिए अपने घर के लिए। पैसों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ठीक है बुआ, अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो एक बार मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तू कल मेरे घर आ जाना, मैं तुझे लेकर चलूँगी उनके पास। एक बार तू लड़के वालों का घर देख लेगा ना और उसके घर परिवार से मिल लेना। अगर तुझे ठीक लगे उसके बाद ही बात आगे बढ़ाना। सुरेश भी अपनी बुआ की हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि सुरेश को अपनी दोनों बहनों की शादी करनी थी। ऐसे ही अगले दिन सुरेश अपनी बुआ के घर रवाना हो जाता है। तभी उसकी बुआ सुरेश को लेकर लड़के वालों के घर जाती है। लड़के वालों का घर देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लड़के वालों का घर काफ़ी बड़ा और सुंदर था। सुरेश घर में जाता है, जहां लड़के के पिता मोहन सिंह पूरे आदर सत्कार के साथ सुरेश का स्वागत करवाते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ उसे बैठने के लिए कहते हैं। आओ बेटा बैठो। तो बताओ बेटा, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं अंकल जी, बस आप मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए। अरे भाई, इतनी दूर से आए हो तुम, सिर्फ 1 गिलास पानी ही पियोगे क्या? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ, नौकर को आवाज़ लगाकर। अरे राजू, ज़रा मेहमानों के लिए चाय, समोसे और मिठाइयों का इंतज़ाम तो करो। अच्छे से खातिरदारी करनी है भाई मेहमानों की। अरे अंकल जी, इतना सब कुछ मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। अरे बेटा, कोई बार बार थोड़ा ही ना आता है। और खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बहनें करती क्या हैं? कोई फ़ोटो लेकर आए हो अपनी बहनों की? सुरेश अपने मोबाइल में अपनी दोनों बहनों की तस्वीर मोहन को दिखाते हुए कहता है। जी अंकल जी, ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है काजल, जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है
और ये मेरी छोटी बहन है प्रिया। दोनों की उम्र में बस 1 साल का ही फ़र्क है। दोनों ने ग्रेजुएशन किया है और दोनों की सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता है और खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हैं मेरी दोनों बहनें। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? सच बताऊं अंकल तो जब मैं 15 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और तब से लेकर आज तक मैंने ही दोनों बहनों को इतना पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया है। बस हाँ, भगवान से यही दुआ है कि इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। तो काम क्या करते हो तुम भाई? मतलब घर कैसे चलता है तुम्हारा? वैसे तो मैं एक साइकिल पंचर बनाने वाला हूँ। आपके सामने बैठने की औकात भी नहीं है मेरी तो। अभी भी मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं अंकल। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वो तो बस बुआ ने जिद किया तो मैं आ गया। कोई बात नहीं। वैसे मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोग ही पसंद आते हैं। तुम चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी भाग सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। बहुत ही कम उम्र में तुमने अपने साथ साथ अपनी बहनों का भी ख्याल रखा है। जिसका भाई इतना समझदार हो, सोचो उसकी बहनें कैसी होंगी। मोहन सिंह बहुत ही समझदार आदमी था। उसे सुरेश से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर सुरेश के घर जाता है। सुरेश के घर जाने के बाद मोहन के बेटे विजय और अजय को भी सुरेश की दोनों बहनें पसंद आ जाती हैं। इसलिए सुरेश अपनी दोनों बहनों की शादी मोहन सिंह के बेटों से कर देता है। शादी के बाद दोनों बहनों का रहन सहन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे ही एक सुबह मोहन सिंह ने अपने घर में पूजा रखवाई थी, इसलिए वो इस पूजा में सुरेश को भी बुलाना चाहता था। तभी वो अपनी बड़ी बहू काजल से कहता है, अरे काजल बहू, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम इस पूजा में सुरेश को भी बुलाएं। मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो तुम अपने भाई को फ़ोन करके पूजा में आने के लिए बोल देना। वो आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर मोहन सिंह वहाँ से चला जाता है। तभी काजल मुंह बनाकर अपनी बहन प्रिया के पास जाती है और कहती है, प्रिया, तुझे तो पता है ससुर जी ने क्या बोला है कि आज की पूजा में भैया को भी इनवाइट किया जाए। अब तू बता, तुझे लगता है क्या कि भैया इतने अमीर लोगों की पूजा में आने के लायक है? नहीं दीदी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मेरी बात मानो तो ससुर जी के सामने कोई बहाना बना देना, लेकिन भैया को इस पूजा में मत बुलाना। तुम्हें पता है ना कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं। अगर यहाँ के सभी रिश्तेदारों को पता चल गया कि एक साइकिल पंचर बनाने वाला हमारा भाई है तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। जिस भाई ने अपनी बहनों को इस काबिल बनाने के लिए खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया था, आज उन्हीं बहनों को अपने गरीब भाई को अपना भाई कहने में शर्मा रही थी। ऐसे ही शाम को जब मोहन अपने घर आता है तब मोहन अपनी बहू से कहता है, काजल बहू, तुमने सुरेश को आने के लिए बोला था? हाँ पापा जी, मैंने भैया को बोला था, पर भैया ने आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारी एक दूसरी कोई चाची है, उनके घर गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तुम सब मिलकर पूजा की तैयारी करो। काजल अपने ससुर से झूठ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और बीते समय के साथ साथ काजल गर्भवती हो जाती है। और जब ये बात काजल के ससुर वालों को पता चलती है तो वो लोग खुशी से चमक उठते हैं। काजल के ससुर ने सोच लिया था कि वो अपनी बहू की गोद भराई पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। देखते ही देखते काजल को 6ठा महीना लग जाता है और इस खुशी में काजल की गोद भराई रखी जाती है। काजल के ससुर काजल को कहते हैं, अरे काजल बहू, इस बार तो गोद भराई में सुरेश को आना ही पड़ेगा। तू मेरे सामने ही सुरेश को फ़ोन कर और उसे गोद भराई में आने के लिए बोल। देखता हूँ वो कैसे नहीं आता है। पापा जी, मैं थोड़ी देर से भैया को कॉल कर लूँगी, वो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी लो है। अरे तो मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लेना। पापा जी रहने दीजिए ना, मैं बाद में अपने भाई को फ़ोन करके बता दूंगी। ससुर के बार बार फोर्स करने पर काजल इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है।
तभी वहां पर प्रिया आती है और प्रिया अपनी बहन से कहती है, क्या बात है दीदी, इतना परेशान क्यों हूँ? क्या बताऊं प्रिया तुझे, पता है ना पापा जी पता नहीं क्यों भैया के पीछे ही पड़े रहते हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता पापा जी क्यों बेकार में भैया को यहाँ बुलाकर अपनी और हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भैया किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और उनकी फटीचर वाले कपड़े देखकर ना इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कभी कभी उन्हें भैया कहने का भी मन नहीं करता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, अब तो हमारा रहन सहन पूरी तरह से बदल चुका है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके मामा एक फटीचर गरीब हैं, तो सोचो हमारे बच्चे हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। तभी वहां मोहन सिंह आ जाता है। मोहन सिंह उन दोनों बहनों की बातें सुन लेता है और उन दोनों बहनों पर गुस्सा होने लगता है और उन दोनों बहनों से कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों बहनों को। अरे जिस भाई ने तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी मेहनत की, आज तुम्हें उस भाई को अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। अरे 15 साल का था वो जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर अब तक उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम दोनों बहनों की सोच कितनी घटिया है। अरे सगे भाई बहन होने के बावजूद एक अमीर घर में शादी होने के बाद तुम्हारी सोच अपने भाई के लिए इतनी बदल गई। ससुर की बातों से दोनों बहनों को अपने आप शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो दोनों बहनें तुरंत अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। जिसके बाद काजल तुरंत अपने भाई को फोन करके अपनी गोद भराई में बुलाती है और पूरे मान सम्मान के साथ अपने भाई का स्वागत करती है। रवीना अपने घर में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी माँ लीला उसके पास आती है और उससे कहती है, रवीना जल्दी से खाना बनाकर एक साड़ी पहनकर फोटो खिंचवा ले। फोटो खिंचवा लो? लेकिन क्यों माँ? वो इसलिए बेटा क्योंकि तेरी उम्र हो चली है। अब आने वाले समय में मैं कितने साल इस घर में रहूंगी मुझे खुद नहीं पता बेटा, इसलिए सोच रही हूँ कि मेरे रहते ही तेरी डोली इस घर से उठते देख लूं। लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप तो जानती है ना कि अगर मैंने शादी कर ली तो आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बेटा तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे तेरा भाई है ना, वो मेरा ख्याल अच्छे से रखेगा और वैसे भी वो हमेशा अकेला थोड़ी ना रहेगा। उसकी भी शादी होगी, उसकी भी पत्नी आएगी और जब घर में बहू आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे अकेला छोड़ेगी तो है नहीं। लेकिन फिर भी माँ पता नहीं क्यों मेरा शादी करने का मन नहीं है। रवीना बेटा तू क्यों डर रही है? अरे कुछ नहीं होगा। आज राधा तेरी बड़ी बहन लड़के की फोटो लेकर आएगी। मैंने तेरी बड़ी बहन राधा से तेरी शादी के लिए पहले ही बात कर ली थी और उसकी नज़र में एक अच्छा लड़का भी है। माँ आप राधा दीदी की तो बोलिए ही मत। अरे उनकी शादी बड़े घर में क्या हुई, उन्होंने तो हमसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए और आज मेरे लिए रिश्ता लाकर वो क्या साबित करना चाहती है? बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो तेरी बड़ी बहन है और जो तेरी बड़ी बहन ने किया है अगर वही हम उसके साथ करेंगे तो उसमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जिस तरह तेरी बहन शादी होने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ गई, तू ऐसा नहीं करेगी। माँ की बात सुनकर रवीना अपनी माँ के गले लग जाती है और वो शादी करने के लिए हाँ कर देती है। दरअसल लीला अपने बच्चे सोहन, राधा और रवीना के साथ रहा करती थी। सोहन और रवीना जब छोटे थे तभी जैसे तैसे कर लीला और उसके पति ने अपनी बड़ी बेटी राधा की शादी करी थी। लेकिन जब राधा के पिता का देहांत हुआ तो राधा ने अपने घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, जिस कारण लीला ने अकेले ही अपने घर को संभाला था। लेकिन अब समय के साथ उसकी उम्र हो चली थी और उसके दोनों बच्चे शादी लायक हो चुके थे, इसलिए लीला अब अपने बच्चों की शादी करवाना चाहती थी। कुछ ही देर में राधा लीला के घर आती है। अरे राधा तुम आ गई, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे माँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी राधा? यही कि लड़के वाले कल ही हमारी रवीना को देखने के लिए घर आ रहे हैं। पर राधा बिना फोटो के?
हाँ माँ, बिना फोटो की, क्योंकि ये शादी मैं करवा रही हूँ। अब तुम तो जानती हो विराट का नाम कितना है। लड़के वालों को जब ये पता चला कि विराट की साली का रिश्ता उनके पास जा रहा है तो उन्होंने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है राधा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल रवीना को तैयार रखूंगी। लेकिन माँ, एक परेशानी है। वो एक बहुत ही अमीर घराने से है। अब तुम तो जानती ही हो कि एक गरीब घर में शादी करना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए वो ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत दहेज तो जरूर लेंगे। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर राधा। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर मैं अपनी बेटी की शादी उसी घर में करवाऊंगी। लीला की बात सुनकर राधा एक मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब रवीना का भाई सोहन घर आता है तो लीला उसको सारी बात बताती है। माँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी रवीना को एक ऐसे लड़के ने पसंद किया है जो अच्छे घर से है, पर मुझे अब तक एक बात हजम नहीं हो रही। दीदी ने आज तक हमारी कोई मदद नहीं करी, लेकिन अचानक ही वो रवीना के लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं। बेटा, समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता उसे अपनी गलती का पछतावा हो, और वैसे भी कोई अपनी बहन का बुरा थोड़ी ना चाहेगा। लेकिन हम रवीना की शादी के लिए दहेज लाएंगे कहां से? और अगर इस बारे में रवीना को पता चला तो उसे कितना दुख होगा। सोहन, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो वो 4 रास्ते खोलता है। बस हमें उन रास्तों को ढूंढना पड़ता है। और अगर ये दहेज की बात हम रवीना को बताएंगे ही नहीं तो उसे कहाँ से पता चलेगा? और रही बात दहेज की, तो तू फिक्र मत कर, मैं अपने गहने बेचकर रवीना की शादी करूंगी। लेकिन माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोहन की बात सुनकर लीला उसको काफी समझाती है। अब अगले दिन रोहित अपने फैमिली के साथ लीला के घर आता है और रवीना को पसंद कर चला जाता है। देखते ही देखते रवीना की शादी रोहित से हो जाती है। शादी के बाद रवीना अपने ससुराल को काफी अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन रवीना अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही होती है और रवीना को इस तरह आराम करता देख उससे रोहित कहता है, रवीना, तुम यहाँ आराम कर रही हो और वहां माँ काम कर रही हैं। अरे जरा सा तो माँ का ख्याल कर लिया करो। माँ काम कर रही है? पर क्यों? मैंने तो घर के सारे काम कर दिए। उसके बाद माँ जी कौन सा काम कर रही है? अब ये तो तुम ही जानो कि तुमने सारे काम खत्म किए हैं या नहीं। रोहित की बात सुनकर अब रवीना अपनी सास के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि सास खुद के लिए चाय बना रही होती है। हे भगवान, माँ जी खुद के लिए चाय बना रही है तो रोहित इसे घर का काम कह रहे हैं। अरे, अगर किसी दिन ये सच में घर का काम करने लगी ना तो ना जाने खुद की माँ को क्या समझेंगे। माँ जी, आप किचन में चाय क्यों बना रही है? आप मुझे बोल देती, मैं आपके लिए चाय बना देती। अरे बहू, तुझे क्या बोलती, तू भी तो काम करके थक जाती होगी ना, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही चाय बना लूं। अरे, ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप मुझे छोटे मोटे काम भी बता दिया कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अब आप जाइए और आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर रवीना अपनी सास को उसके कमरे में भेज देती है और थोड़ी देर बाद वो खुद ही चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। और गुजरते समय के साथ रवीना अपने ससुराल में काफ़ी खुश रहने लगती है। लेकिन कौन जानता था कि उसकी ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। देखो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आने वाले हफ्ते में पूरे 50,000 रुपए चाहिए। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो कुछ भी बुरा हो सकता है। रोहित फोन पर किसी को धमकी देकर कॉल कट कर देता है, लेकिन ये सब कुछ रवीना सुन लेती है। रोहित जी, आप किससे पैसों की बात कर रहे थे और किसे धमकी दे रहे थे? रवीना, मेरे पैसे किसी के पास रखे हुए हैं और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए मैंने उसे हफ्ते भर का टाइम दिया है। लेकिन वो है कौन? रोहित रवीना की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रोहित का यूं बदला बर्ताव रवीना को जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसके ससुराल वाले भी अब उससे कटने लगे थे। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बस यही सवाल रवीना के जहन में चल रहा था। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद रोहित रवीना के पास आता है और उससे कहता है, रवीना, हमारी शादी को कितना समय हो गया है, तुम्हें कुछ अंदाजा है? लगभग 6 महीने तो हो गए हैं रोहित जी। क्यों, क्या हुआ? अभी तक हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब होने वाला है।
मैं कुछ समझी नहीं रोहित, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन तुमने मुझसे सवाल किया था कि आखिर मेरे पैसे किसके पास है और मैं किसे धमकी दे रहा हूँ। याद है कुछ? हाँ, मुझे याद है। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई सोहन को 1 हफ्ते का टाइम दिया है मुझे 50,000 देने के लिए। लेकिन वो है कि आए दिन कोई ना कोई बहाना बना ही देता है। कभी तेरी माँ बीमार हो जाती है तो कभी उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन सोहन आपको 50,000 रुपए देगा क्यों? और उसने आपसे इतने पैसे लिए कब? मेरी प्यारी भोली पत्नी, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए बल्कि उसे दहेज के पैसे देने हैं। क्या? दहेज? जी हाँ, अब उसने अपनी बहन को इतने बड़े घर में ब्याहा है तो खाली हाथ तो नहीं भेजेगा ना। और हम तुम्हें खाली हाथ तो अपनाएंगे नहीं। इसीलिए हमने तुम्हारी माँ और भाई से 10 लाख रुपए, एक गाड़ी और 8 तोला सोना मांगा था, जिसमें से तेरे भाई ने सोना तो दे दिया लेकिन 10 लाख रुपए और गाड़ी अभी तक नहीं दी। और जब इस बारे में हमने तेरे मायके में बात की तो उन्होंने ये कह दिया कि इतना सब कुछ देना उनके बस में नहीं। हम तुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं, लेकिन हम अपनी लक्ष्मी यानी पैसों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना एक माँ अपने बच्चों से करती है। अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि आपको 1 रुपया नहीं चाहिए दहेज में। और तो और आप बहुत अच्छे हैं। बहू हम हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन क्या करे, अच्छाई वहाँ साथ छोड़ देती है जहाँ पैसों की बात आती है। हमें इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। हमने तुझे इसलिए सारी बात बताई क्योंकि हम चाहते हैं कि तू अपने भाई और माँ के पास जाए और उनसे पैसे लेकर आए, तभी तेरा घर बसेगा, वरना भूल जा इस घर को और अपने पति को। चल अब निकल जा, और यहाँ तभी आइयो जब तेरे पास पैसे हो। सुमित्रा की बात सुनकर रवीना को एक धक्का लगता है और एक पल में ही उसके सारे सपने टूट जाते हैं। रवीना एक गरीब घर से अमीर घर में आई थी, लेकिन समय का पहिया कुछ इस तरह घूमा है कि ना उसका अमीर घर रहा और ना ही पति, क्योंकि सिर्फ दहेज के लालच में उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया था। बेचारी रवीना अपनी आंखों में आंसू लिए अब अपने गरीब भाई के घर जाती है। अपनी अमीर बहन को देख गरीब भाई को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। रवीना और सोहन आपस में बात करते हैं। उससे पहले वहाँ राधा भी आ जाती है और अपनी बहन को देख राधा खुशी से कहती है, कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों अमीर बहनें अपने भाई के घर आए हैं। दीदी तुम तो खुश होगी ना, आखिर तुम जो चाहती थी वही हुआ। तुमने मेरी शादी एक ऐसे घर में करवाई जो दहेज के लालची है। तुम जानती थी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई गरीब है, उसके बाद भी तुमने मेरी शादी उस घर में करवाई। रवीना ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन का बुरा कैसे चाहूंगी। राधा की बात सुनकर अब सोहन उसको सारी बात बता देता है, जिसके बाद राधा कहती है, अगर ऐसी बात है तो रोहित को सजा दिलवाने का काम मेरा है। भले ही पैसों की चकाचौंध में मैं अंधी हो गई थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बहन और माँ का बुरा नहीं चाहा। पर अगर उस लड़के ने मेरी बहन के साथ बुरा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रवीना तू यहीं पर रहना तब तक जब तक तुझे इंसाफ न मिल जाए, बाकी का काम मेरा। इतना बोलकर राधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जाकर सीधा रोहित के ऊपर केस दर्ज करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राधा इस केस को जीत जाती है और रोहित और सुमित्रा सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इस तरह रवीना को उसका घर और ससुराल भी मिल जाता है और उसकी अमीर बहन भी। इसके बाद रवीना और राधा आए दिन अपने गरीब भाई के घर जाया करती।